अजी हारे नहीं हैं हम, एक वक्त पर लोहा भी पिघलता है। अरे हारे नहीं हैं हम, एक वक्त पर लोहा भी पिघलता है। और ज़्यादा मत उछलो, शेर अगर सो भी रहा हो तो शिकार पैर दबाकर ही निकलता है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और सारे वीडियोस का लिंक आपके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक इन करें, वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक और झारखंड सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। आज उसी कड़ी में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कड़ी में आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का शुरुआत में तो योगदान रहा, लेकिन इन लोगों के अपने पर्सनल फायदे के चलते या तो इन लोगों के एक सांप्रदायिक चीज के चलते, है ना, सांप्रदायिक सोच के चलते दोस्तों, है ना, पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हो गया। हमारे देश का 3 खंडों में बंटवारा हो गया, एक पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और हमारा हिंदुस्तान, है ना। इन्हीं पार्टीज के सोच के बल दे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लीग के बारे में कि मुस्लिम लीग क्या था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसको बोला गया, है ना, मुस्लिम लीग क्या था, इसका पूरा नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। आइए जानते हैं मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा कर ले। मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा समझें, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि कहा जाता है कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ, हमने बंगाल विभाजन पीछे के क्लास में पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक में आप सर्च करें और अच्छा से आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप समझिए इस बात को कि मुस्लिम लीग का अगर बात करें दोस्तों, तो मुस्लिम लीग का देखिए उन परिस्थितियों में हुआ, थोड़ा सा पृष्ठभूमि की चर्चा करें कि बंगाल विभाजन जिस समय हुआ, है ना, तो बंगाल विभाजन जिस समय हुआ उस समय बंगाल विभाजन का अगर बात करें तो बंगाल विभाजन हुआ और सभी नेताओं ने क्या किया, एक तरह से बंग भंग आंदोलन में भाग लिया। लेकिन बंग भंग आंदोलन में भाग लेने के प्रति भी, है ना, अंग्रेजों ने कुछ इस प्रकार से बंगाल विभाजन को किया था कि कितना हो समझाने पर, कितना हो रक्षाबंधन दिवस मनाया, हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के हाथों में राखी बांधी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुस्लिमों के मन में ये एक बात गड़ गई, इस बात का बड़ा क्षोभ पहुंचा उस बात का, है ना, कि शायद अगर कोई मुस्लिम बोर्ड भी रहता, कांग्रेस के जैसा कोई मुस्लिम समुदाय मुस्लिम बहुल वाला कोई पार्टी रहता, तो शायद हम लोग भी क्या कर सकते थे, अपनी पर्सनल मुस्लिम मांगों को क्या कर सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे और वायसराय से इन मांगों को कर सकते थे हम, है ना। इस बात को बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है आपको। और इसीलिए हुआ क्या वास्तव में कि 1 अक्टूबर 1906 को, यहाँ आप देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां ढाका के एक तरह से नवाब भी थे, है ना, आगा खां के नेतृत्व में उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से एक प्रतिनिधि मंडल मिला। और जब ये प्रतिनिधि मंडल मिला लॉर्ड मिंटो द्वितीय से, तो इन लोगों ने 2 ही मांगे रखी। अब 2 मांगे कौन कौन सी रखी, तो एक कि मुसलमानों के अधिकार में वृद्धि हो और दूसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए हमें। क्या था ये कि मुसलमानों के अधिकार में वृद्धि हो, यानी कि आप क्या कीजिए कि मुसलमानों के अधिकार को क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए उसकी कि मुसलमान का अधिकार कितना है इस देश पर, और दूसरा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमको दिया जाए, कि अलग से एक ऐसा क्षेत्र दिया जाए, आरक्षित क्षेत्र दिया जाए जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा हो सकते हैं। जो प्रांतीय चुनाव होते थे, आगे हम बात करेंगे प्रांतीय चुनावों के बारे में, कि वहां पर से सिर्फ वायसराय की कार्यकारिणी में जो सदस्य चुनकर जाएंगे वो मुस्लिम सदस्य ही होंगे, हिंदुओं को खड़ा करने का अनुमति भी नहीं। अगर कांग्रेस भी खड़ा करती तो मुस्लिम सदस्यों को ही खड़ा करना होगा, अन्यथा हिंदू नहीं खड़ा होंगे। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग। लॉर्ड मिंटो ने बोला कि ठीक है भाई, हम देखेंगे, हम सोचेंगे इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन लोगों को उस समय लगा कि यार अगर इस प्रकार से हम एक प्रतिनिधि मंडल ले जाकर के बात करेंगे लॉर्ड मिंटो से, तो शायद वो हमारी बातों को इतना तवज्जो नहीं देगा। इसलिए इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने एक पार्टी का गठन किया। आप देखिएगा 30 दिसंबर 1906 की बात है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट दिया जाता है इसकी, इसलिए विवादित डेट है एक तरह से। 30 दिसंबर 1906 का बात है, इन लोगों ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी।
किसकी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जिसको हम लोग मुस्लिम लीग बोल रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। अब इसके तहत देखिए 3 अधिवेशन हुए। अधिवेशन तो बहुत सारे हुए, लेकिन इन 3 अधिवेशनों को आपको बेहतर तरीके से समझना है कि एक अधिवेशन हुआ दोस्तों 1906 में, एक अधिवेशन हुआ 1907 में और एक अधिवेशन हुआ 1908 में। 1906 में जो अधिवेशन हुआ वो ढाका में हुआ, 1907 में जो अधिवेशन हुआ वो कराची में हुआ और 1908 में जो अधिवेशन हुआ वो अमृतसर में हुआ, है ना। ध्यान में रखना है आपको कि पहला अधिवेशन इनका ढाका में, दूसरा अधिवेशन इनका कराची में और तीसरा अधिवेशन इनका 1908 में कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अब बात करें अगर, ध्यान से समझिएगा कि शुरू का जो अधिवेशन हुआ उसमें सबसे वयोवृद्ध थे वकार उल मुल्क, और वकार उल मुल्क को ही क्या कर दिया गया? इसमें इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। पहला अध्यक्ष वकार उल मुल्क ही थे मुस्लिम लीग के, और जब वकार उल मुल्क को अध्यक्ष चुना गया तो चूंकि देखिए जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि वो वृद्ध थे इसलिए। बाद में उन्होंने खुद से इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि राजेंद्र आप क्या कीजिए, आप संविधान सभा के बैठक को चलाइए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है कि वकार उल मुल्क जो थे वो बड़े वृद्ध थे और इन्होंने कहा कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाना है तो किसी ऐसे नेता को यहाँ पर लाना पड़ेगा जो जोशो खरोश से क्या कर सके, जोशो खरोश से मुस्लिम लीग के मांगों को बढ़ा सके और एक तरह से मुस्लिमों के अधिकार के लिए लड़े। तो इसलिए 1960 के 8 के जो अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में अस्थाई अध्यक्ष आगा खां को नियुक्त कर दिया गया, जो पहले अस्थाई अध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे, लेकिन मुस्लिम लीग का पहला अस्थाई अध्यक्ष 1968 के अमृतसर अधिवेशन में जो चुने गए मुस्लिम लीग के, वो कौन थे दोस्तों? वो बेसिकली यही थे, आगा खां थे, है ना। आगा खां थे, आपको बहुत अच्छा से याद रखना है। और इसकी स्थापना लगभग आगा खां, वकार उल मुल्क और सलीमुल्लाह खां ये सब ने मिलकर किया था। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। 1908 का बात करें कि 1908 में अमृतसर अधिवेशन में इस प्रकार की बातें हुई और आगा खां को क्या कर दिया गया? आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अब जब आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, आप जानवे करते हैं ना, देखते हैं इधर, है ना, कि बूढ़ा लोग रहेगा बेचारा 20-40 का स्पीड में चलाते रहेगा, नहीं भाई आराम से चलना है, आराम से चलना है। लेकिन जैसा ही जवानकन के गाड़ी मिलेगा ना, वो ऐसा धुनेगा कि जब तक फेंकाएगा नहीं एक आध बार तब तक सुधरेगा नहीं, फेंकाइला के बाद भी नहीं सुधरेगा वो, है ना। तो आगा खां जो था, उस बात को समझिए आप कि आगा खां जो थे वो आगा खां जैसे ही मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, इनका तो एकदम उफान मारने लगा खून कि बस जय ही हो से हम ही हो बाबू, एक बात कोई ना हो, है ना। इनका खून एकदम उफान मारने लगा और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरह से मांग रख दी, है ना, लॉर्ड मिंटो के समक्ष ये मांग रख दी, वायसराय के समक्ष, कि हमको क्या चाहिए? पृथक निर्वाचिका चाहिए। और लॉर्ड मिंटो को चूंकि पहले भी बोला गया था और मुस्लिम लीग ने पार्टी के तहत अब बोला, तो लॉर्ड मिंटो ने बोला कि ठीक है भाई, हम सोचेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि फूट डालेंगे और शासन करेंगे, फूट डालेंगे और शासन करेंगे, है ना, इसलिए लॉर्ड मिंटो ने क्या किया कि 1909 में एक अधिनियम लाया। दोस्तों ध्यान देना है आपको, 1909 में एक अधिनियम लाया जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। देखिए इसको आपको याद रखना बड़ा जरूरी होता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मैंने कांग्रेस के अधिवेशन में भी इस बात की चर्चा की थी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। मार्ले जो होते थे गृह सचिव होते थे, जो 1858 में आपको बताएं कि भारत के गृह सचिव होते थे। अगर आपने पीछे इसकी वीडियो नहीं देखी तो थोड़ा सा में भी दिक्कत हो सकता है आपको, अन्यथा आप पीछे की लगातार प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों आपके डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पर चेक इन कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर, है ना। और मिंटो जो होते थे वायसराय होते थे और इन्हीं के नाम से अधिनियम बन के आता था भारत में, है ना। मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले भारत के गृह सचिव होते थे और मिंटो जो होते थे वो भारत के वायसराय होते थे। अब इनके नाम से अधिनियम बन के आया। अब इनके नाम से जब अधिनियम बन के आया तो इन लोगों ने क्या किया? मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत बोल दिया कि अब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचिका क्षेत्र देने के लिए तैयार है अगर कांग्रेस समर्थन कर दे तो। कांग्रेस बोले कि ना, तुम जो सोच रहा है वो तो हम होने नहीं देंगे, है ना, तुम जो सोच रहा है वो हम होने नहीं देंगे और ये गलत चीज़ है। आप देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है इसको, है ना। कांग्रेस बोले कि ना, पृथक निर्वाचिका तो नहीं दे सकते, पृथक निर्वाचिका दे देंगे यार तो हम लोग फूट पड़ जाएगा,
आधा हिस्सा में मुसलमान रह रहा है, आधा हिस्सा में हिंदू रह रहा है, फूट पड़ जाएगा और फूट बढ़ जाएगा, उसी का फायदा तुम उठाना चाहता है ना। और ये लोग पगला गए थे कि नहीं हमको अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। इन लोग ये नहीं समझ रहा था कि अंग्रेजों के अधिकारों की बात नहीं समझ रहा था इन लोग कि अंग्रेजों का दिमाग क्या काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। और इन लोगों ने सीधा बोला कि हमको क्या चाहिए, हम लोग पृथक निर्वाचिका क्षेत्र चाहिए, हम पृथक निर्वाचिका क्षेत्र लेना चाहते हैं, है ना। पार्लियामेंट अधिनियम बोला कि जे हम करना चाहते थे तो करिए दिल्ली भैया, है ना, ले लो जाओ, हम देना चाहते हैं, जाके लड़ो कांग्रेस से, लड़ेगा तो मजा आएगा, दोनों में से सबे तो मरबे करेगा फिर, है ना, लड़ो कांग्रेस से। कांग्रेस ने इसको मना करते रहे, कांग्रेस की ना पृथक निर्वाचिका क्षेत्र के मुद्दे पर हम नहीं सहमत है। अगर हिम्मत है तो कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारती है, मुस्लिम लीग भी अपना कैंडिडेट उतारे, अगर पॉपुलरिटी है तो जीते वो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो याद रखिएगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए कि कांग्रेस इस बात को स्वीकारेगी, कब स्वीकारेगी कि देखिए यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता बनकर आएंगे। 1913 में ये जुड़ते हैं, 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना ही मुस्लिम लीग के समझिए तो एक तरह से सूत्रधार हो जाएंगे आगे, क्योंकि इनकी कूटनीति बड़ी अच्छी थी और कूटनीति इनकी बड़ी अच्छी थी और मुस्लिमों के प्रति इनका सोच भी अच्छा था। शुरुआती तौर पर ये भी भारत को आज़ाद करवाने के पीछे लगे हुए थे, लेकिन बाद में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो हुआ दोस्तों, उसकी व्याख्या हम करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना की संपूर्ण जीवनी हम एक क्लास में पढ़ाएंगे, कल के क्लास में, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो उसकी व्याख्या हम करेंगे अच्छे तरीके से, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ रोक रहे हैं और मुस्लिम लीग की तरफ हम लोग फिर से जंप कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे, है ना। थोड़ा सा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में चर्चा कर ले कि जो ये अधिनियम लागू हुआ था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना है हम लोगों को, है ना, ये अधिनियम कांग्रेस ने उस समय स्वीकारा जब मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के आपसी सहयोग से, जब मुस्लिम लीग 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसको लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, वहाँ पर मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिल गई और मिली तो कांग्रेस से सबसे बड़ा भूल हुआ, अरे मिला है तो मिठाई तो देना पड़ेगा ना। कांग्रेस से सबसे बड़ा भूल हुआ कि इन लोगों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान लिया और इस बात को मान लिया इन लोगों ने कि नहीं बॉस अब क्या होना है, अब हम भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि चलो ठीक है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने से कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कांग्रेस से भी जुड़े ले इन लोग, है ना। तो इसलिए इन लोगों ने मान लिया 1916 में। खैर मोहम्मद अली जिन्ना में इसकी विशेष चर्चा की जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए अब बात करते थोड़ा सा हम चर्चा कर ले कि पाकिस्तान के बनने को लेकर के, कि पाकिस्तान को बनने को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना का तो योगदान था ही, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं जो ये मुस्लिम लीग के द्वारा चलाए जाएंगे, जिसके बदौलत पाकिस्तान बनेगा। और चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना उनमें जुड़े हुए थे, अध्यक्ष वगैरह भी रहे, तो खैर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक क्लास में। पूरे मोहम्मद अली जिन्ना का एक क्लास होगा बेहतरीन तरीके से, ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाता, बोरिंग हो जाता वीडियो, इसलिए इसमें चर्चा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि इकबाल नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग को उठाया था। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग को उठाया, तो इकबाल नाम के आदमी। सोचिए ये वही इकबाल है जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताइए, बगल में राम, मतलब कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाला हिसाब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि सारा दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन भाई वाह, हमको चाहिए पाकिस्तान और हम पाकिस्तान का मांग करेंगे। इकबाल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। आपको बेहतरीन तरीक़ा से याद रखना है, ध्यान में रखना है ना। इन्होंने पाकिस्तान नहीं बोला, बल्कि इन्होंने बोला कि एक ऐसा राष्ट्र हो मुस्लिमों के लिए जहां मुस्लिमों के क्रियाकलाप पर, लंदफन पर, है ना, जिस भी प्रकार का बैन है, आज योगी जी एकदम पूरा ढेढ़ैले है कि नहीं, है ना, जिस भी प्रकार का बैन है मुस्लिमों के लिए, है ना, वो सारे क्रियाकलाप मुस्लिमों को करने के लिए मिले उस क्षेत्र में, और इस प्रकार से मुस्लिम रहे, एक ऐसा राष्ट्र बने। इकबाल ने इसकी डिमांड की थी। इकबाल पहले व्यक्ति थे, है ना। अगर बात करें पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता की, तो ये चौधरी रहमत अली है दोस्तों। कई बार यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं इसको कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। अब देखिए चौधरी रहमत अली से बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट पता चलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलता है चौधरी रहमत अली से दोस्तों, कि आपको जानना चाहिए कि चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, है ना। और देखिए इन्होंने पाकिस्तान कैसे ड्रॉ किया और कैसे पाकिस्तान को बनाया।
और समझिए एक बात से कहा जाता है, ऐसा किंवदंती है कि चौधरी रहमत अली ने क्या किया कि एक तरह से चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, बात था ये 1936 का, है ना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहते हुए और जैसे 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 पाकिस्तान का डिमांड बढ़ते गया कि नहीं एक राष्ट्र होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ब्लैक बोर्ड पर गए, वो चौक उठाए, फट 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 ड्रॉ कर दिए, इधर मुसलमान, इधर मुसलमान, इधर मुसलमान, इधर मुसलमान है, इतना इतना बट के और पाकिस्तान मिलना चाहिए। दोस्तों आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इन्होंने जो ड्राइंग ड्रॉ की थी, जो नक्शा ड्रॉ किया था, लगभग उस एवज में लगभग 90% उसी एवज में भारत बटा था पाकिस्तान को लेकर, सोच लीजिए, है ना। और इन्होंने जो ड्राइंग ड्रॉ की थी और पाकिस्तान शब्द सबसे पहले इन्होंने बोला कि पाक स्थान है जो, वही हमारा पाकिस्तान है, जहां अल्लाह की रहमत बरसेगी, जहां मुस्लिमों का क्रियाकलाप होगा, वही पाकिस्तान है। इन्होंने एक पर्ची भी निकाला, नाउ एंड नेवर, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सोच लीजिए, पढ़ने लिखने वाला आदमी जो हिंदुस्तान को संगठित नहीं कर पाया, इन लोग बेवकूफ़, है ना। इन्होंने पर्ची निकाला, नाउ एंड नेवर, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी पाकिस्तान लेंगे नहीं तो फिर कब मिलेगा पाकिस्तान। इन्हें गांधी बाबा बेचारे बीमार रहते थे, तबीयत खराब है इनका कि कैसे भारत आज़ाद करवाएं, उन्हें भीमराव अम्बेडकर अलगे परेशान कर लेता है कि महादलित महादलित महादलित। इन्हें एक और नया प्रॉब्लम आ गया कि जला ये क्या कर रहा है कि ये कर रहा है, बोल रहा है नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। गांधी बोल रहे कि अरे कम से कम तबीयत बात तो ठीक होने दो, जे तो रनी अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्हें 1932 में हम अम्बेडकर को समझा के भिजवाएं कि बाबू पहले आज़ाद करवा लो, फिर महादलितों के लिए हम कर देंगे। हरिजन उरिजन भी बोलना पड़ा हमको, है। और उन्हें से नया चीज़ उठ रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी अभी नहीं और कभी नहीं वाले पर्चे में, है ना, इन्होंने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली है ना, याद रखना। देखिए प्रकाशन नाउ एंड नेवर। देखिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मुस्लिम लीग की एक बातें आती है कि चुनाव हुए 1937 में, प्रांतीय चुनाव, है ना। और ये प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में हुआ 1937 में। कितना प्रांत में? 11 प्रांत में ये प्रांतीय चुनाव हुआ। अब जब 11 प्रांत में ये प्रांतीय चुनाव हुआ तो आप समझिए इस बात को, बड़ा अजीब सा यहाँ पर सोचने वाली बात है कि उन चुनावों में 8 प्रांतों में कांग्रेस जीत गई। सोचिए पॉपुलैरिटी, 8 प्रांतों में कौन जीत गई? कांग्रेस जीत गई। और 2 प्रांत में जीती मुस्लिम लीग, है ना। 8 प्रांत में कांग्रेस और 2 प्रांत में मुस्लिम लीग, समझिएगा। सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि मुस्लिम लीग कराची से हार गई, जहां मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था, और कराची से जीती कांग्रेस। अब आपसे क्वेश्चन यहां से पूछता है कि भाई वाह, अगर 8 प्रांत से कांग्रेस जीती और 2 प्रांत से मुस्लिम लीग जीती, तो फिर एक प्रांत कहाँ गया? एक प्रांत में निर्णय ही नहीं हो पाया, दोनों का दोनों टैली कर गए, और वो प्रांत था सिंध का प्रांत। आपको बेहतरीन तरीका से याद रखना है कि सिंध प्रांत में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला कि वो दल क्या कर सकते, है ना, अपना सरकार बना सकते। इसलिए 2 प्रांत में मुस्लिम लीग जीती और 8 प्रांत में कांग्रेस जीती। जिन्ना के कराची से कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग हार गई। सोच लीजिए, इतना खराब पॉलिटी था जिन्ना का, है ना। और आज बाबाए आजम, कौमे आजम, ये सब बोलते रहता है उनको। खैर, हम लोग जिन्ना के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कल के क्लास में। आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मनोबल बढ़ता है इस प्रकार से, और आपको बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, ये मेरा वादा है ना। ध्यान दीजिएगा। और 8 प्रांतों में जीत गई। अब इसके बाद मुस्लिम लीग तो तिरमिला गया, बोला कि चला ये क्या हो गया रे बाप, ये क्या हो गया, ये तो बहुत खराब हो गया, है ना। हम सोच रहे थे कराची से भी जीत जाएगा, वो तो हम फिक्स करे थे, कराची से भी जीत जाएगा, यहाँ से जीत जाएगा, वहाँ से जीत जाएगा, 11 को में 10 को हम ही लोग जीत लाएंगे, एगो कांग्रेस को मिलेगा काज नहीं। यहाँ तो कांग्रेस 8 को जीत गया, 2 को हम लोग जीते, एगो मंदिर नहीं हो पाया सिंध प्रांत में, है ना। जब इस प्रकार से बात हुई तो इन लोगों ने इस बात का दबाव बनाने लगे, धीरे 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 पाकिस्तान की मांग को बढ़ाने लगे
कि यही होगा, पृथक निर्वाचिका देने के बाद भी यही होगा, कांग्रेस से जीतेगी, कांग्रेस का पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ऐसे है वैसे है, लंद फंद पूरा कांग्रेस इतना पगला गया ना कि कांग्रेस का बैठक हुआ। कांग्रेस के बैठक में 15 नवंबर 1939 को 8 प्रांत जो कांग्रेस ने जीते थे उन प्रांतों से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने। जैसे ही इस्तीफा दिया बस ईद मनने लगा इन लोग में, और क्या, पूरा खुशी माहौल, एकदम जिन्ना उन्ना नाचे लगे, पूरा एकदम हाथी घोड़ा पर चढ़ के, पूरा एकदम एक टंगरी उठा के, है ना, बस भाई बस यही करना जरूरी था, बस 8 प्रांत से इस्तीफा दे दिया, अब जय ही हो से हम ही हो, समझे। और इन लोगों ने 15 नवंबर 1939 को जब कांग्रेस ने क्या दिया, इस्तीफा दिया, इन लोगों ने मुक्ति दिवस मनाई 22 दिसंबर 1939 को। देखिए 15 नवंबर 1939 को 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने, और इन लोगों ने ठीक 1 महीना के बाद लगभग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। बताइए कितना जाहिल आदमी है, मुक्ति दिवस मना रहा है, बताइए क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने 8 प्रांत से इस्तीफा दे दिया। इतना भी दिमाग नहीं काम किया इन लोगों का कि यार इस्तीफा देने के लिए गट्स होना चाहिए, तुम लोग काम नहीं करने दे रहा था ठीक से, इसलिए इस्तीफा दिया था कांग्रेस ने, समझिए। 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, इन लोगों ने मुक्ति दिवस मनाई। दोस्तों कई बार बीपीएससी के एग्जाम में, जेपीएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस को मनाया था। 2 ही दिवस बड़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, मुक्ति दिवस और दूसरा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, तो वो भी आगे हम बताएंगे कि मुक्ति दिवस मनाए, है ना। अब देखिए कि 1940 का अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, 1940 का लाहौर अधिवेशन हुआ, और मुक्ति दिवस इन लोग मनाइए लिया था 1939 को। लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, और लाहौर अधिवेशन में इन लोगों ने सार्वजनिक मंच से खुले तौर पर बोला कि हमको पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का प्रस्ताव इन्होंने रखा, और पाकिस्तान के जो प्रस्ताव रखने वाले थे इस 1940 में, आपको याद रखना है, सिकंदर हयात खान, है ना, सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का क्या रखा, प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को अलग राष्ट्र चाहिए। याद रखना है आपको कि 1939 का लाहौर अधिवेशन ही वो अधिवेशन था जहां से सबसे पहली बार खुली तौर पर मुस्लिम लीग ने इस बात का ऐलान किया दोस्तों, है ना, कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को खुले तौर पर क्या चाहिए, एक पाकिस्तान जैसा क्या चाहिए, राष्ट्र चाहिए, जहाँ पर मुस्लिम अपने समुदाय को कोई पाबंदी नहीं हो, उनको वैसा रह सके। सोचिए, पूछेगा क्वेश्चन कि सार्वजनिक तौर पर कब, 1940 में, है ना, तो याद रखना आपको, ठीक है। अब 1942 में क्या हुआ कि भारत ने चढ़ाया भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इन लोग एकदम उल्टा करता था, आपको जानते हैं, है ना, इन लोग एकदम उल्टा करता था। महात्मा गांधी यही चीज़ समझाते रह गए दोनों को। खैर भीमराव अम्बेडकर तो समझे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यही चीज़ समझाते रह गए कि यार पहले आज़ाद तो करवा लो, फिर बांटना होगा, बांटना उससे कोई मतलब नहीं है ना। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति दोस्तों, महात्मा शब्द ऐसा ही नहीं लगता है उनके पीछे दोस्तों, है ना। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति, जब पाकिस्तान अलग हो गया, नाथूराम गोडसे को मारने का कारण क्या था महात्मा गांधी को, सो समझिए, इसको इस बात का दुख लग गया। महात्मा गांधी का ये कथन था कि पाकिस्तान मेरा ही देश है, मैंने ही आज़ाद करवाया पाकिस्तान को, वहाँ के लोग भी हमको बापू कहते हैं, पाकिस्तान मेरा ही देश है, और मैं पाकिस्तान जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगाऊंगा, मैं अपने देश में घूमने के लिए पासपोर्ट वीज़ा लगाऊंगा। हो सके तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये सब कथन पूछे, है ना। किसका कथन था कि पाकिस्तान मेरा ही देश है, मैं पाकिस्तान जाने के लिए कोई पासपोर्ट कोई वीज़ा नहीं लूँगा, डायरेक्ट एंट्री करूँगा पाकिस्तान में। सोचिए, अगर जाते हैं तो एंट्री भी मिल जाता उनको, क्योंकि महात्मा गांधी थे दोस्तों, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना भी रिस्पेक्ट करते थे उनके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना, जब पढ़ाएंगे कल की क्लास में तो समझाएंगे, और बंटवारे के बारे में भी बहुत विशेष चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। तो इन लोग भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी चलाए, है ना। ये बोला कि चला इन लोग भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे, बाप भारत छोड़ के चलिए जाएगा अंग्रेज में, तो हम लोग को कैसे फायदा होगा। इन लोग आंदोलन चलाया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में, बांटो और भागो आंदोलन नारा ही था। महात्मा गांधी ने नारा दे रहे थे, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन लोग नारा दिया का बांटो और भागो, बांटो और भागो, पहले बांट लो पप्पा, और बाद भागिया, नहीं बांटिएगा तो इन लोग कुछ हो नहीं देगा पहले बांट लीजिए, उसके बाद भागिया, है ना। बांटो और भागो का नारा दिया था इन लोगों ने 1943 में। 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ, और इसी के विरोध में 1943 में बांटो और भागो का नारा दिया। अब देखिए कि वायसराय लॉर्ड वेवेल ने
इन सभी मसलों को सुलझाने के लिए, चूँकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था दोस्तों, है ना, इन सभी मसलों को सुलझाने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। लेकिन शिमला सम्मेलन में पाकिस्तान शब्द का फिर राग आलाप दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इसको लेकर के, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब गुस्सा हो गए और इन लोगों ने सभा का बहिष्कार कर दिया, है ना। और सभा का बहिष्कार जैसे ही किया, ये शिमला सम्मेलन एक तरह से स्थगित हो गया, किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया। ये विशेष तौर पर शिमला सम्मेलन वगैरह आपको बताई जाएगी, याद रखिएगा। इन लोगों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई, यानी खुल के सामने आ गया इन लोग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई इन लोगों ने 16 अगस्त 1946 को दोस्तों। और ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों ने नारा लगाया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दिन, है ना, कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। तो कितनों मार दो, जबा कर दो, ये कर दो, कर दो, फिर भी चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। महात्मा गांधी पूरा सोटियाते रहते थे, जी ना बाबू तुम कायदे आजम है ना बाबू, कायदे आजम की उपाधि दे डाली इनको, बताइए। कायदे आजम जैसा बड़ा नेता होना जिन्ना के बस की बात नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी तुम कायदे आजम है ना बाबू, समझो इस बात को, चाहेगा तो प्रधानमंत्री तोरे बना देंगे। काहे ला मेरा जीवित अवस्था में जो एक आध साल और जिएंगे वो घटा दे रहा है, रिस्पेक्ट करता है ना मेरा। जिन्ना बोले कि हाँ बापू रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरा कौम का है। मुस्लिम लोग क्या बोलेगा हमको, पाकिस्तान शब्द से पीछे हमको कुछ नहीं चाहिए। इन लोग सीधा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, है ना, और नारा दिया लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। महात्मा गांधी को समझ में आ गया कि इन लोग का मन में कचड़ा भर गया है, इस कचड़ा को गांधी भी साफ नहीं कर सकता, है ना। महात्मा गांधी बीमार रहने लगे। जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ दोस्तों, महात्मा गांधी कलकत्ता में थे, है ना, और कलकत्ता में थे बेचारे, बोले कि ना हमको दिल्ली जाना ही नहीं, हम देख नहीं सकते हैं बंटते हुए अपने भारत को, है ना। इसलिए महात्मा गांधी उस दिन कहीं निकले ही नहीं। उस दौरान याद रखिएगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया और इस पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने। इसीलिए कहा जाता है, इसमें नेहरू को कम योगदान नहीं है, आप समझिए इस बात को, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना था और किसी को गवर्नर जनरल बनना था। इसलिए गांधी का ये प्यारा देश 2 भागों में बट गया दोस्तों। गांधी के कारण नहीं बटा, है ना, बटा किसी के लालच में, जिस लालच को कल हम बताएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना के पढ़ाएंगे, उस समय बताएंगे दोस्तों। आप निश्चिंत रहें, बहुत विशेष तरह से इसकी कक्षाएं दी जाएंगी, आप याद रखिएगा इसको, है ना। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छा लगा है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और समर्थन करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि दोस्तों। दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा, यही दुआएँ हमको आगे ले जाने में कारगर साबित होती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।